हेलो, नमस्कार, जय हिंद। मेरे प्यारे मां भारती के लाडलों, आप सभी का मेजर कोचिंग क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत। क्रांतिकारी इस्तकबाल। आप सभी अपनी स्टडी में बड़ी मजबूती के साथ लगे होंगे। आप सबका सपना है वदन पे वर्दी, सर पे टोपी और कंधों पे सितारा लगा के माँ बाप के चरणों में पहला सैल्यूट करने का। तो मैं आप सभी को कहना चाहूंगा, आप सभी के देशभक्ति के जज्बों को देखकर मैं कहना चाहूंगा कि मैं हूं हनुमान और भारत देश मेरा राम है। देख ले छाती छाती चीर कर, दिल में हिंदुस्तान है, दिल में हिंदुस्तान है। तो ऐसे मां भारती के वीर सपूतों, आज अपन अपनी आर्मी का स्पेशल जो चौथा प्रैक्टिस सेट है जिसका अपन शुभारंभ कर रहे हैं। तो चलिएगा, आज के सेशन का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर। पित्तरस का निर्माण किस अंग में होता है? यकृत, किडनी, आंत, पेट, यानी पित्तरस। पित्तरस की मैं बात करूं, पित्तरस का यदि आपको पीएच मान पूछे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पित्तरस का पीएच मान कितना होता है? तो 2.5। पीएच स्केल की खोजकर्ता सोरेनसर है, जो अम्ल तथा क्षार का परीक्षण बताती है। पित्तरस का निर्माण कहां होता है? तो पित्तरस का जो श्रावण या निर्माण होता है वो यकृत के अंदर होता है। पित्तरस का श्रावण या निर्माण यकृत के अंदर होता है, जबकि इसका संग्रहण कहां होता है? पित्तरस संग्रहित कहां होता है? संग्रहण कहां होता है? तो पित्तरस का संग्रहण पित्ताशय में होता है। इस क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन में नहीं था, लेकिन कभी कभार ये क्वेश्चन आता है कि पित्तरस का निर्माण कहां होता है। ऑप्शन में पित्ताशय देखते ही अपन टिक लगा देते हैं, जबकि इसका राइट आंसर यकृत रहेगा। मैं बात करूं किडनी, किडनी को ही गुर्दा बोला जाता है। किडनी या गुर्दे के अंदर रक्त का शुद्धिकरण होता है। ये आर्मी एग्जाम का फेवरेट क्वेश्चन है, रक्त का शुद्धिकरण। रक्त का शुद्धिकरण कहां होता है? तो किडनी के अंदर होता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। डेमोग्राफी में डेमो शब्द का अर्थ होता है, यानी डेमोग्राफी किससे संबंधित है? ग्राफी या जिसके पीछे लॉजी लगे वो अध्ययन का भावार्थ बताता है, अध्ययन के बारे में। तो डेमोग्राफी में डेमो शब्द का अध्ययन है पेड़ों का अध्ययन, लोगों का अध्ययन, पक्षियों का अध्ययन या जानवरों का अध्ययन। डेमोग्राफी में डेमोग्राफी से डेमोग्राफी का संबंध मानव सांख्यिकी से है, यानी मानवों का अध्ययन, मानवों के बारे में जानकारी प्राप्त करने से संबंधित है। मानव सांख्यिकी संबंधित है, यानी जिसको अपन आम भाषा में लोग बोलते हैं, यानी लोगों का अध्ययन, मानव का जो अध्ययन है वो डेमोग्राफी है। आप सभी मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओगे कि पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। चम्मच की बाहरी छत किस प्रकार के दर्पण को दर्शाती है? देखिए, बड़ा लल्लन टॉप क्वेश्चन आपके सामने कि चम्मच की बाहरी सतह, यानी आप देखिए चम्मच इस प्रकार बना हुआ होता है, तो चम्मच की आकृति इस प्रकार होती है। ये पूछ रहा है कि चम्मच की बाहरी सतह किस प्रकार के दर्पण को दर्शाती है। तो आप सभी को पता है, यानी 3 प्रकार के दर्पण। एक समतल दर्पण जो बिल्कुल सीधा होता है। गोलीय दर्पण 2 प्रकार के होते हैं, उत्तल और अवतल। अवतल की मैं बात करूं, जो किनारों से सिकड़ा हुआ तथा बीच में से उभरा हुआ वो उत्तल दर्पण होता है। अवतल की मैं बात करूं, जो किनारों से उभरा हुआ तथा बीच में से सिकड़ा हुआ अवतल है। तो आप चम्मच को देखकर आपको लग रहा है इसकी छत बीच में से उभरी हुई है, तो ये कुल मिला के उत्तल दर्पण की भांति कार्य कर रहा है। यानी आकृति से, सिर्फ इसकी आकृति मैच करके इस क्वेश्चन का अपन को आंसर बताना था। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। मोम का जलना कौन सा परिवर्तन होता है? भौतिक परिवर्तन, यांत्रिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, ए और सी दोनों। अब देखो, मोम का जलना, किसी भी वस्तु का जलना, किसी भी वस्तु का जलना या किसी भी वस्तु का दहन। जलना कोई साइंस की भाषा में दहन कहा जाता है। किसी भी वस्तु का जलना या दहन हमेशा रासायनिक परिवर्तन होगा, हमेशा रासायनिक परिवर्तन होगा। सबसे पहली बात तो अपन यूं करें कि रासायनिक परिवर्तन और भौतिक परिवर्तन होता क्या है। भौतिक परिवर्तन के अंदर, भौतिक परिवर्तन से कोई वस्तु को बदला जाता है तो वो पुनः प्राप्त की जा सकती है,
ये बिल्कुल उसको पुनः प्राप्त किया जा सकता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में बदलने के बाद वस्तु पुनः प्राप्त नहीं होती है। जैसे दूध का दही बनना, यानी दही से पुनः दूध बनाने वाला वैज्ञानिक आज दिन तक पैदा नहीं हुआ, यानी वो एक प्रकार का रासायनिक परिवर्तन है। जैसे प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, पौधे प्रकाश संश्लेषण से भोजन बना लेते हैं। जैसे पाचन होना, भोजन का पाचन होना, ये रासायनिक, लोहे पर जंग लगना, ये रासायनिक परिवर्तन है। जलना भी रासायनिक, क्योंकि जलने के बाद वस्तु पुनः, जैसे मोम जलेगी, जलने के बाद पुनः मोम प्राप्त नहीं की जा सकती। लेकिन एक बड़ा कंफ्यूजिंग का क्वेश्चन आता है, मोम का पिघलना। मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन है, जबकि मोम का पिघलना, पिघली हुई मोम से पुनः मोम बनाई जा सकती है। तो यह संभव है, ये दोनों दिशाओं में जो परिवर्तन हो रहा है वो संभव है। तो मोम का जलना पूछे तो रासायनिक परिवर्तन है, मोम का पिघलना पूछे तो भौतिक परिवर्तन है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की बूंद का गोलाकार होना किसका कारण है? वर्षा की बूंद का गोलाकार होना किसका कारण है? पृष्ठ तनाव का, द्रव का घनत्व, वायुमंडलीय दाब या गुरुत्व? यानी वर्षा की बूंदों का गोल होना पृष्ठ तनाव का कारण है। वर्षा की बूंदों का गोल होना पृष्ठ तनाव का कारण है। पृष्ठ तनाव का यदि आपको मात्रक पूछे, पृष्ठ तनाव का मात्रक पूछे तो न्यूटन प्रति मीटर। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पृष्ठ तनाव का मात्रक क्या है? तो न्यूटन प्रति मीटर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? रोगों से रिलेटिव एक मैंने क्लास YouTube चैनल पर ले रखी है, वो एक बार देखोगे तो बिल्कुल सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। क्योंकि प्रत्येक प्रैक्टिस सेट में, और आप आर्मी के पेपर देखोगे, 10 में से 7 पेपरों में आपका रोग का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। तो आपके एग्जाम के लिहाज से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है रोग का टॉपिक। तो मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? जीवाणु द्वारा, विषाणु द्वारा, प्रोटोजोआ द्वारा या कवक द्वारा? मलेरिया की मैं बात करूं तो मलेरिया से संबंधित बड़े शानदार क्वेश्चन बनते हैं। मलेरिया का मैं सुपड़ा साफ इसी क्लास के अंदर करता हूं। देखिए मलेरिया, सबसे पहले मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर काटने से होता है। यह क्वेश्चन आप सभी को आ रहा है। मादा एनाफिलीज मच्छर, मादा एनाफिलीज मच्छर काट, ये मादा एनाफिलीज मच्छर क्या करता है? रक्त के अंदर एक प्रोटोजोआ छोड़ता है जिसका नाम है प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ। तो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ, तो कुल मिला के मलेरिया रोग है जो प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ यानी प्रोटोजोआ के कारण होता है। तीसरा क्वेश्चन मलेरिया से रिलेटिव बनता है कि मलेरिया के खोजकर्ता किसे माना जाता है? तो मलेरिया के खोजकर्ता है रोनाल्ड रोश। मलेरिया के खोजकर्ता रोनाल्ड रोश है। मलेरिया की प्रमुख दवाई कौन सी है? तो मलेरिया की प्रमुख दवाई का नाम है कुनैन। मलेरिया की प्रमुख दवाई है कुनैन, और कुनैन सिनकोना के वृक्ष से प्राप्त की जाती है। यह भी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सिनकोना वृक्ष की छाल से मलेरिया की दवाई प्राप्त की जाती है। और भी पूछ ले, मच्छर मारने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? मच्छर मारने के लिए किसका छिड़काव किया जाता है? तो डीडीटी का छिड़काव मच्छर मारने हेतु किया जाता है। तो अपना क्वेश्चन है मलेरिया किसके द्वारा फैलता है? तो मलेरिया प्रोटोजोआ जनित रोग है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के माध्यम से फैलता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, पानी में चम्मच का टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देना किसका उदाहरण है? फिजिक्स के अंदर यदि मैं बात करूं तो प्रकाश से रिलेटिव घटनाओं से संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, और यह घटना से संबंधित है पानी में चम्मच का टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देना। पूर्ण आंतरिक परावर्तन, फैलाव या अपवर्तन? पूर्ण आंतरिक परावर्तन की मैं बात करूं तो किसी भी वस्तु का चमकना, जैसे हीरे का चमकना, मर्ग मरीचिका का चमकना या दिखाई देना, मर्ग मरीचिका या हीरे का चमकना, या फिर फाइबर तंतु यानी फाइबर, ऑप्टिकल फाइबर या प्रकाशीय तंतु का चमकना, या टूटे हुए कांच का चमकना, ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आधारित है। परावर्तन की मैं बात करूं तो किसी भी वस्तु का दिखाई देना परावर्तन पर आधारित है। फैलाव की मैं बात करूं, यानी फैलाव का मतलब होता है, जिसकी बात करें विवर्तन, यानी प्रकाश फैल जाता है स्ट्रीम के अंदर प्रवेश करने के बाद। और पानी की चम्मच का टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देना
अपवर्तन के कारण। यानी कोई भी वस्तु अपवर्तन प्रकाश की वो घटना है जिसमें प्रकाश अपने पथ से विचलित हो जाता है। तो प्रकाश को अपन हटे हुए रास्ते से प्रतीत करते हैं तो वस्तु टेढ़ी मेढ़ी नहीं होने की बजाय भी टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। तो क्वेश्चन आता है पानी में चम्मच का टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देना, ये पानी में रखी पेंसिल का टेढ़ा मेढ़ा दिखाई देना, तारों का टिमटिमाना, ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना, तारों का टिमटिमाना किस पर आधारित है, ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। इसके अलावा तारों के टिमटिमाने के अलावा बात करें पानी में रखे नींबू का फूला हुआ दिखाई देना, पानी में रखे नींबू का फूला हुआ दिखाई देना, फूला हुआ दिखाई देना, या फिर पानी से भरे टब का तलह, जो तलहटी होती है, फर्श होता है, वो ऊपर उठा हुआ दिखाई देना, ये अपवर्तन पर आधारित घटनाएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्फ का पिघलना कौन सा परिवर्तन है। अभी अपने परिवर्तन से संबंधित बात आई थी, रासायनिक परिवर्तन में पुनः प्राप्त वस्तु नहीं की जाती है, जबकि भौतिक परिवर्तन के अंदर वस्तु पुनः प्राप्त की जा सकती है। तो मेरे को बताओ, बर्फ, बर्फ से पानी बन सकता है? बिल्कुल। बर्फ को जब पिघलाएंगे तो पानी बनेगा और पानी को जब जमाएंगे तो बर्फ बनेगी। यानी ये दोनों दिशाओं में चलने वाला परिवर्तन है, उत्क्रमणीय परिवर्तन है। तो ये एक प्रकार का भौतिक परिवर्तन का उदाहरण है, बर्फ का पिघलना। नेक्स्ट क्वेश्चन, आमाशय में कौन सा अम्ल पाया जाता है? शरीर के अंदर आमाशय, आमाशय के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है जो भोजन के पाचन में तथा जीवाणुओं को, भोजन के साथ आए रोगाणुओं को मारने में सहायक है? तो आमाशय के अंदर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है HCl, सल्फ्यूरिक अम्ल जिसका फॉर्मूला होता है H2HO4, और सोडियम क्लोराइड जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। सोडियम क्लोराइड की मैं बात करूं तो ये इसको साधारण नमक बोलते हैं, साधारण नमक, और जिसको टेबल साल्ट भी कहा जाता है, साधारण नमक या टेबल साल्ट कहा जाता है NaCl को। सल्फ्यूरिक अम्ल की मैं बात करूं, सल्फ्यूरिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल की यदि बात की जाए तो ये गाड़ियों की बैटरियों में डाला जाने वाला अम्ल है। गाड़ियों की बैटरियों में कौन सा अम्ल डाला जाता है यदि पूछ ले आपको तो वो सल्फ्यूरिक अम्ल है। और अगली बात है पेट, आमाशय में या पेट में पाया जाने वाला अम्ल कौन सा है? तो वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है जो सूक्ष्म जीवों को मारने में सहायक है, सूक्ष्म जीवों को मारने में सहायक है, सूक्ष्म जीवों को मारने में सहायक है हाइड्रोक्लोरिक। इसके अलावा आमाशय की मैं बात करूं तो आमाशय में पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है। पेप्सिन, पेप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन करना, पेप्सिन का काम है प्रोटीन का पाचन करना। और इसके अलावा रेनिन पाया जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रेनिन एंजाइम का कार्य क्या होता है? तो रेनिन का काम है दूध का पाचन करना, रेनिन एंजाइम का काम है दूध का पाचन करना। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे हल्की धातु कौन सी है? सर्वाधिक हल्की धातु कौन सी है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। सबसे हल्की धातु कौन सी है? हीलियम, लिथियम, सोडियम, नाइट्रोजन। सबसे हल्की धातु कौन सी है? हीलियम की मैं बात करूं तो सर्वाधिक हल्की गैस, सर्वाधिक हल्की गैस यदि पूछे, सर्वाधिक हल्की गैस, तो ऑप्शन में यदि हीलियम हो तो राइट होगी। हीलियम जब ऑप्शन में नहीं होती है तो हल्की गैस के अंदर हाइड्रोजन भी राइट हो जाती है। वायुयान के टायरों में तथा गुब्बारों में भरी जाने वाली गैस पूछे तो वो हीलियम है। अगली बात करें नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन वो गैस है जो आग को नियंत्रित करती है तथा श्वसन में जितनी मात्रा में, श्वसन के अंदर जितनी मात्रा में ली जाती है उतनी मात्रा में निकाली जाने वाली गैस पूछे तो वो नाइट्रोजन है। और सबसे हल्की धातु पूछे तो वो लिथियम है। सोडियम की यदि बात करूं तो पानी पर नृत्य करने वाली धातु, पानी पर नृत्य करने वाली धातु यदि पूछे, पानी पर नृत्य करने वाली धातु तो वो सोडियम है। क्योंकि सोडियम के ऊपर जब पानी डाला जाता है तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले निकलते हैं जो छमछम की आवाज करते हैं, जैसे एक डांस करती हुई की पायल की खनखन की आवाज बजती है। इसलिए सोडियम को कहते हैं पानी पर नृत्य करने वाली धातु। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? दही यानी खट्टा दूध या दही, सिट्रिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल या फिर लैक्टिक अम्ल। सिट्रिक अम्ल की मैं बात करूं तो सिट्रिक अम्ल संतरा, सिट्रिक अम्ल संतरा, नींबू तथा नारंगी। संतरा, नींबू, नारंगी के अंदर पूछे कौन सा अम्ल पाया जाता है तो सिट्रिक। फॉर्मिक की बात करें तो फॉर्मिक चींटी के डंक में, बिच्छू के डंक में, मधुमक्खी के डंक में या नेटल पौधे की डंक के अंदर कौन सा पाया जाता है
तो फॉर्मिक, और फॉर्मिक का दूसरा नाम है मेथेनोइक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल को मेथेनोइक अम्ल भी कहा जाता है। एसिटिक अम्ल की मैं बात करूं तो एसिटिक अम्ल सिरका में पाया जाता है। सिरका या फिर अचार, सिरका या अचार में कौन सा अम्ल पाया जाता है एसिटिक, और दही के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है तो दही में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि की चाल हवा में किस पर निर्भर करती है। आप सभी जो YouTube पर बिल्कुल नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और वीडियो को लाइक करें, पूरी क्लास देखें, जवाब कमेंट बॉक्स में देने का पूरा प्रयास करें। चलिएगा ध्वनि की चाल किस पर निर्भर करती है तो ध्वनि की चाल है जो तापमान पर निर्भर करती है, यानी ताप जब बढ़ता है तो ध्वनि की चाल घटती है। जैसे आप देखोगे बारिश की ऋतु में कोई धीरे से आवाज लगाता है, बहुत दूर तक आवाज जाती है, और भयंकर धूप होती है उस समय आवाज बिल्कुल कम जाती है, तो यह ताप पर निर्भर करती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से किस प्रकार के बल्ब द्वारा सबसे कम ऊर्जा की खपत होती है। एलईडी, सीएफसी, सीएफएल, इनमें से कोई नहीं। ये तो बड़ा चर्चित और बड़ा सरल क्वेश्चन है। तो सबसे कम ऊर्जा की खपत करने वाला बल्ब कौन सा है तो वो एलईडी है। एलईडी बल्ब सबसे कम ऊर्जा खर्च करता है। आप मुझे एलईडी की फुल फॉर्म, एलईडी की फुल फॉर्म कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बताओगे एलईडी की फुल फॉर्म क्या होती है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, महिलाओं में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है। बड़ी विचित्र संरचना है भाई। महिलाओं में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है, गर्भ में, अंडाशय में, परिनियम में, अंडकोश में। तो मैं बात करूं महिला, ओहो क्या बात है, ये अचानक अवतार ले लेता। महिला कौन, महिलाओं के द्वारा यानी महिला जननांग द्वारा दो हार्मोन का स्रावन किया जाता है जिसका नाम है प्रोजेस्ट्रॉन, प्रोजेस्ट्रॉन तथा एस्ट्रोजन। प्रोजेस्ट्रॉन तथा एस्ट्रोजन हार्मोन का स्रावन ये मादा हार्मोन है। यदि मैं पुरुष की बात करूं, नर हार्मोन की बात करूं जिसका नाम है टेस्टेस्टेरोन। टेस्टेस्टेरोन हार्मोन यदि आपको पूछे तो पुरुष, जिसका दूसरा नाम है एंड्रोजन हार्मोन। एंड्रोजन हार्मोन भी कहा जाता है। तो ये वेरी इंपॉर्टेंट। महिलाओं में अंडाणु का निर्माण कहाँ होता है तो अंडाणु का निर्माण अंडाशय के अंदर होता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, अग्र मस्तिष्क, यानी ये लिखा है अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्च मस्तिष्क या पर मस्तिष्क या पर मस्तिष्क या पर मस्तिष्क। तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग कौन सा है तो मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग है जो पर मस्तिष्क है। पर मस्तिष्क सोचने समझने बुद्धि तथा चिंतन का केंद्र है। यानी जिस उद्देश्य के लिए मस्तिष्क बना है ना उसका 80% काम, 80% भाग ये अकेला पर मस्तिष्क का भाग है। बुद्धि एवं चिंतन का जो केंद्र है, सोचने समझने स्मरण शक्ति यानी आपको यादाश्त क्षमता, ये सारी की सारी नियंत्रित कौन करता है तो मस्तिष्क का पर मस्तिष्क भाग करता है। तो ये थे अपने सामने साइंस के क्वेश्चन। अब सर आपको आगे करवाएंगे जीके के क्वेश्चन। चलेगा सर, स्वागत है आपका। थैंक यू सर, थैंक यू। लीजिएगा, हाँ जगह बढ़ाओ, बढ़ाते हैं। हेलो, तो चलिएगा अभी आपके सामने साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन KR जानी सर के द्वारा करवाए गए हैं। तो अभी हम बात करेंगे इसे जीके की हमारी टेस्ट सीरीज को, मैं प्रैक्टिस सेट को आगे चलते ले। तो चलेगा, भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या होती है। अगर भारत का राष्ट्रपति बनना है, अगर द्रौपदी मुर्मू जी बनना है, तो महामहिम बनना है तो उसकी आयु क्या होनी चाहिए। अगर भारत का राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए प्यारे साथियों, आयु होती है 35 वर्ष। कौन सी, 35 वर्ष। चलिएगा उससे पहले कुछ बात कर लेते हैं, वर्तमान में राष्ट्रपति जी कौन है, वर्तमान में कौन है, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है ना, द्रौपदी मुर्मू। आदिवासी समाज से जुड़ी प्रथम महिला सीएम। लिख दो आदिवासी समाज से बनी
प्रथम महिला, प्रथम महिला सीएम, प्रथम महिला राष्ट्रपति, ठीक है ना, प्रथम महिला राष्ट्रपति, ठीक है ना, ये द्रौपदी मुर्मू जी, ठीक है ना। तो चलिएगा बात करते हैं फिर 25 वर्ष, 45 वर्ष और 34 वर्ष। 34 वर्ष तो कोई है भी नहीं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, अगर राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? चलो इसके अंदर एक और चीज ऐड कर दो। प्रथम भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे, ठीक है ना। चलो अब बात करते हैं 17 नंबर क्वेश्चन। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? जो हमारी राज्यसभा है उस राज्यसभा का जो पदेन यानी मुख्य सभापति कौन होता है? चलो, प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं होता है, प्रधानमंत्री बिल्कुल नहीं होता है, राष्ट्रपति बिल्कुल नहीं। हमारा ऑप्शन होगा सी नंबर यानी उपराष्ट्रपति क्या होते हैं? राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। चलिएगा, भारत का मुख्य निर्वाचन आयुक्त, आपसे क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिखना वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन है, ठीक है ना। वर्तमान में भारत का मुख्य न्यायाधीश कौन है? चलेगा, चलो नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, बिहार के वर्तमान राज्यपाल कौन है? बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? चलिए क्वेश्चन नंबर 18, बिहार के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? चलिएगा, कलराज मिश्र, ठीक है ना, राजेंद्र विश्वनाथ। चलिएगा, ऑप्शन नंबर बी राइट है। लेकिन कलराज मिश्र जी कौन है? कलराज मिश्र जी कौन है? राजस्थान के राज्यपाल, ठीक है ना, राजस्थान के राज्यपाल जी है, ठीक है ना। बात करें प्रथम महिला राज्यपाल, प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? याद रखना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलो ठीक है ना, प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। चलो ठीक है, राजस्थान के राज्यपाल। फिर बिहार के वर्तमान में राजेंद्र विश्वनाथ जी, चलेगा, ठीक है, चलेगा। और गुलाब चंद्र कटारिया असम के वर्तमान राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, भारत की पहली जनगणना कब हुई है? पहली जनगणना, याद रखना, जनगणना हर 10 वर्ष में कितनी बार होती है? एक बार होती है। हर 10 वर्ष में कितनी बार होती है? एक बार होती है। भारत तो पहली जनगणना कब होती है? भारत की पहली जनगणना कब होती है? याद रखना सबसे महत्वपूर्ण 2 है। पहली, एक तो है पहली जनगणना और दूसरी है व्यवस्थित जनगणना। हमें ये दोनों क्वेश्चनों को शानदार तरीके से जवाब देना है, ठीक है ना। पहली जनगणना 1872, ठीक है, चलो लिख दिया। लेकिन पहली व्यवस्थित जनगणना कब होती है? 1881 के अंदर होती है। लिख दो, ये किसके समय होती है और ये किसके समय होती है। दोनों चीज ध्यान रखना, दोनों उस समय के गवर्नर जनरल याद रखना, क्योंकि उस समय गवर्नर जनरल इंडिया के अंदर थे। चलेगा, क्योंकि देखो आज़ादी 1947 में मिली है, 1947 में मिली है, 1872 और 1881, ठीक है ना। उस समय 1857 के रिवॉल्यूशन के तुरंत बाद की यह घटना है, ठीक है ना। तो चलेगा, इसके समय लिख दो लॉर्ड रिपन के काल में। चलेगा, लॉर्ड रिपन, और यह है लॉर्ड मेयो,
लॉर्ड मेयो के काल में। दोनों याद रखना, 81 लॉर्ड रिपन, 72 लॉर्ड मेयो। चलेगा। क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? 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 एशिया महाद्वीप, अफ्रीका महाद्वीप, उत्तरी अमेरिका या फिर दक्षिण अमेरिका। चलेगा। सबसे छोटा, अगर क्षेत्रफल में सबसे छोटा देखे, सबसे छोटा देखे तो लिख दो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। कौन सा? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ठीक है ना। फिर लिख दो जनसंख्या में सबसे छोटा, जनसंख्या में सबसे छोटा, जनसंख्या में सबसे छोटा बात करें तो कौन सा है? अंटार्कटिका महाद्वीप, अंटार्कटिका महाद्वीप। लेकिन वर्तमान में सबसे बड़ा, तो याद रखना ये क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों के आधार पर कौन सा है? एशिया महाद्वीप। क्षेत्रफल और जनसंख्या दोनों के आधार पर कौन सा है? एशिया महाद्वीप। और हमारा भारत भी किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में है। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? पश्चिम बंगाल की वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? चलो, पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री याद रखना ममता बनर्जी, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है ना। पश्चिम बंगाल के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? ममता बनर्जी। याद रखना, क्योंकि देखो अब इससे एक चीज नोट करना, कि जितने भी वर्तमान के सीएम है ना, वर्तमान के जितने भी सीएम हैं और राज्यपाल है ना, उन चीजों को याद करना जरूरी है। सीएम व राज्यपाल, ठीक है ना, इन चीजों को याद करना जरूरी है। चलो नेक्स्ट बात करते हैं नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार की शुरुआत होती है ना, वो सबसे पहले कब होती है? नोबेल पुरस्कार की शुरुआत है सबसे पहले कब होती है? पहले बात करते हैं नोबेल पुरस्कार है ना, ये 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कितने? 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो क्षेत्र कौन कौन से है वो बात करते हैं। सबसे पहला लिख दो भौतिकी, ठीक है ना। फिर रसायन, तीसरा साहित्य, चौथा शांति, पांचवा याद रखना अर्थव्यवस्था, अर्थशास्त्र, भौतिकी, रसायन, साहित्य, शांति, अर्थशास्त्र। और छठा कमेंट बॉक्स के अंदर लिखना जरूरी है। ठीक है ना। एक ही बात है, कमेंट बॉक्स के अंदर जितनी बार लिखोगे ना, ताकि आपको उस चीज के ऊपर क्या करोगे, आप फोकस करोगे कि यह चीज, इनमें से एक चीज लिखनी है, तो 5 को आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे। ठीक है ना। तो चलिए, सबसे पहले दिया था 1901 में नोबेल पुरस्कार की क्या होती है? शुरुआत होती है 1901 में। ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23। द्रौपदी मुर्मू, लो आ गया, भारत की कितने नंबर की राष्ट्रपति है? ये जो द्रौपदी मुर्मू जी है ना, कितने नंबर की राष्ट्रपति है? मैंने आपको लिखा दिया, आदिवासी समाज की प्रथम महिला राष्ट्रपति है, लेकिन कौन से नंबर की है? कौन से नंबर की? वो नंबर याद रखना, कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, 15 नंबर की। ठीक है ना। चलेगा। पहला राष्ट्रपति कौन है भैया? पहला राष्ट्रपति कौन है? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी पहले राष्ट्रपति है। पहली महिला राष्ट्रपति कौन बनी थी? कमेंट बॉक्स, ठीक है ना, कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर लिख देना है। ठीक है ना। चलो नेक्स्ट, बैटन कप का संबंध किस खेल से है? बैटन कप का संबंध किस खेल से है? बैटन कप जो शब्द है ना, उसका संबंध किस खेल से है? याद रखना हॉकी लिख दो, पुराना है, सबसे
पुराना गेम भी है, सबसे पुराना गेम भी और पॉपुलर गेम है, बहुत और बहुत पैसों वाला गेम है। रईस लोग खेलते हैं क्योंकि हॉकी बड़ी महंगी आती है, हॉकी की स्टिक बड़ी महंगी आती है। चलो चलो क्वेश्चन नंबर है 25। स्वर्ण मंदिर कहां पर स्थित है? गोल्डन टेम्पल कहां पर स्थित है? गोल्डन टेम्पल, ये जो स्वर्ण मंदिर है वो कहां पर स्थित है? लिख दो पंजाब। और पंजाब का कौन सा क्षेत्र है? अमृतसर। कौन सा क्षेत्र है? अमृतसर है पंजाब का क्षेत्र है। पंजाब का अमृतसर क्षेत्र है ना, उसके अंदर क्या है? स्वर्ण मंदिर स्थित है। हिमाचल प्रदेश राजधानी क्या है? शिमला। शिमला, और शिमला की क्या है? मिर्च बड़ी फेमस है। शिमला की मिर्ची बड़ी फेमस है। राजस्थान जयपुर, पिंक सिटी, ठीक है ना, पिंक सिटी। पिंक सिटी पिछली बार लिखा था, अब की बार लिखता गुलाबी नगर, गुलाबी नगर, ठीक है ना, चलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? 26 नंबर क्वेश्चन है कि भारत की जो सबसे लंबी नदी है वो कौन सी नदी है, उसको देखना है। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? याद रखना कौन सी है? गंगा। गंगा सबसे पवित्र है, सबसे पवित्र है, ठीक है ना। और इसके कौन सा है? हरिद्वार। हरिद्वार है जहाँ सबसे पवित्र है, ठीक है ना, हरिद्वार के अंदर सबसे पवित्र है। दूसरी बात, आगे ये क्या होती है? अपवित्र भी होती है, आगे यह गंदी भी होती है, आगे यह बहुत गंदी भी होती है, क्योंकि गंगा नदी के अंदर जितने भी इंडस्ट्री क्षेत्र के है ना, उसके अंदर नाले छोड़े गए हैं, ठीक है, चलेगा। भारतीय तटीय बल का आईसीजी का जो मुख्यालय है वो कहां पर स्थित है? भारतीय तटीय बल आईसीजी का जो मुख्यालय है, भारतीय तटीय बल आईसीजी का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो याद रखना, मैंने पिछली क्लास के अंदर जितने भी मुख्यालय है वो सभी क्या हैं? लिखा दिए हैं, लिखा दिए हैं। वो मुख्यालयों को याद करना, क्योंकि जितने भी संगठन हैं उन संगठनों के वर्तमान में मुख्यालय कौन, किसका मुख्यालय कहां पर स्थित है, वो चीज जरूरी है, ठीक है, चलेगा। तो भारतीय तटीय बल आईसीजी का मुख्यालय है ना, वो कहां पर है? नई दिल्ली, नई दिल्ली। तो चलेगा इसरो। इसरो का मुख्यालय कहां पर है? इसरो का मुख्यालय कहां पर है? बेंगलुरु में। कहां पर है? बेंगलुरु के अंदर स्थित है। आप कमेंट बॉक्स के अंदर बता दो इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना कब होती है? क्योंकि कमेंट बॉक्स के अंदर बताना और आप देखोगे तो मेरे हिसाब से आपको ये चीज याद हो जाएगी। चलिएगा नेक्स्ट, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, एकनाथ शिंदे का संबंध किस पार्टी से है? लो भाई, यहां पर भी पार्टी आ गई, यहां पर भी पार्टी आ गई। एकनाथ जी शिंदे, एकनाथ जी जो शिंदे व्यक्ति है, महान राजनीतिज्ञ है, उसका संबंध किस पार्टी से है? याद रखना, शिवसेना पार्टी से। बीजेपी में वर्तमान में बहुत सारे महानुभाव हैं, क्योंकि वर्तमान में कमल दुनिया के हर कोने में खिला हुआ है, और कांग्रेस अपने हाथ का परचम फैलाने के लिए क्या है? चलेगा। अगला तो चलेगा। अब हमारा क्वेश्चन नंबर है 29 क्वेश्चन कहता है कि भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? वो चीजें ध्यान रखनी है। जो भारत का सर्वोच्च न्यायालय है ना, उसका जो वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश है ना, वो कौन है, उस चीज का ध्यान रखो। तो चलेगा, इसके बारे में वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन है? ऑप्शन नंबर ए YV चंद्रचूड़ है, ठीक है ना। फिर देखो ऑप्शन नंबर 3 हीरालाल जेकानिया, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश, प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हीरालाल जेकानिया। फिर शिव कुमार सेन कौन है? प्रथम निर्वाचन आयुक्त, प्रथम निर्वाचन आयुक्त कौन थे? शिव कुमार सेन थे। तो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश कौन थे? YV चंद्रचूड़। तो चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, डक शब्द। ये जो डक शब्द है किस खेल से संबंधित है? डक शब्द है किस खेल से संबंधित है, उस खेल का नाम बताना। देखो डक क्या होता है?
जब भी कोई बैट्समैन, जब भी क्रिकेट खिलाड़ी का, जो क्रिकेट का खिलाड़ी है वो बैट्समैन मैदान के अंदर खेलने आता है, बैटिंग करने आता है, तो पहली बॉल के अंदर जब आउट हो जाता है, भाई क्रिकेट के अंदर यही है, पूरे दिन फील्डिंग करो और पहली बॉल आए और आउट हो जाए तो मामला वहीं खराब। तो उसे क्या कहते हैं, डक कहते हैं। और उस शब्द को क्या कहते हैं, डक आउट कहते हैं। क्या कहते हैं, डक आउट कहते हैं। जो किस खेल से संबंधित है, क्रिकेट खेल से संबंधित है। क्रिकेट, इसका जनक कौन है भैया, जनक कौन है, इंग्लैंड वासी है, इंग्लैंड वासी है, ब्रिटिश वासी है, ठीक है ना। चलेगा चलेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन चलेगा। ये अब हमारे मैथ के क्वेश्चन आगे हैं, जो आपको हमारे प्रिय लाडले और शायरी के बेताज बादशाह KR जानी सर करवाएंगे। चलो अपन वो सब्जेक्ट पढ़ेंगे जिसमें पूरे से पूरे नंबर आते हैं, उसका नाम है मैथ। और आप सबकी फेवरेट सब्जेक्ट, एक वृत्त का व्यास 3.5 सेंटीमीटर है तो उसकी त्रिज्या ज्ञात कीजिएगा। देखो व्यास, व्यास होता है वो त्रिज्या का 2 गुना होता है, यानी व्यास का फॉर्मूला होता है 2 गुना त्रिज्या, यानी त्रिज्या का 2 गुना करेंगे तो व्यास आएगा। यदि त्रिज्या का मान निकालना है तो त्रिज्या होती है व्यास की आधी, अर्थात व्यास के अंदर 2 का भाग देंगे तो त्रिज्या आ जाएगी। अब इस क्वेश्चन में व्यास दे रखा है, त्रिज्या निकालनी है, तो व्यास यानी 3.5/2, यानी 3.5 के अंदर किसका भाग लगाना है, 2 का भाग लगाना है। तो चलिएगा, कैसे दोगे आप भाग, यानी एक बार भाग गया, एक बार भाग गया, शेष बच गया 1, 15, 15 में गया 7वां 1.7 और शेष 14 यानी 1 और पीछे 0 यानी 10 में गया 5वां 1.75 सेंटीमीटर। इस वर्त की क्या आएगी, त्रिज्या आएगी। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि किसी संख्या तथा उसके वर्ग का योगफल 72 हो तो संख्या क्या होगी। यानी माना इसको यदि आप देखोगे तो बाई ऑप्शन बहुत ही सरल रहेगा। बाकी मैं आपको पूरे मेथड से बता दूं तो इसमें द्विघात समीकरण का पूरा सिस्टम लगेगा, उसके बाद शून्य ज्ञात करने होंगे, उसके बाद ऋणात्मक शून्य को छोड़ना होगा, धनात्मक को लेना होगा। इसमें आप देखोगे, आप बाई ऑप्शन कीजिए, किसी संख्या तथा उसका वर्ग, यानी 4 + 4 का वर्ग क्या बेहतर होंगे। 4 का वर्ग 16, 16 और 4 20, यानी ये सही नहीं है। 6 + 6 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर 36, 36 और 6 बेहतर नहीं होंगे, 42 होंगे। 8 + 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर 66, 66 में यदि आप 8 जोड़ोगे तो बिल्कुल बेहतर होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन नंबर सी 8। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस, यानी ये क्वेश्चन थोड़ा टाइपिंग में ऐसे नजर आ रहा है, यह है x + 1/x = 12 और आगे इसने क्वेश्चन पूछा है 2x + 1/2x नहीं x²। जो इस टाइप के क्वेश्चन अमूमन एग्जाम में आते हैं, x² + 1/x², इसका मान क्या आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन बड़े सरल होते हैं, आपको ध्यान रखना है। मैं बिल्कुल यदि इसके अंदर सर्व समीका लगाऊं तो सर्व समीका के माध्यम से पूरे क्वेश्चन को खोलकर अपन हल कर सकते हैं, लेकिन एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, टाइम को ध्यान में रखते हुए, जब भी प्लस का निशान हो और स्क्वायर करना हो तब आपको एक फॉर्मूला याद रखना है, n² - 2, n² - 2। जब प्लस हो तब माइनस करना होता है और जब माइनस हो तब प्लस करना होता है। n का मतलब होता है जो मान दिया हुआ होता है। इस प्रश्न के अंदर इस क्वेश्चन के अंदर n का मान 12 दे रखा है, तो यानी 12 का स्क्वायर - 2, 12 का स्क्वायर 144, 144 - 2 यानी 142। इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन एकदम राइट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 आदमी एक काम को 5 दिन में पूरा करते हैं। इस कार्य को
2 दिन में पूरा करने के लिए कितने लोगों की जरूरत रहेगी। यानी इस टाइप के जो क्वेश्चन आते हैं आप सभी को पता है M1 D1 और अपन को ज्ञात करना है इस बार M2, तो क्या कर लेंगे इसके अंदर D2 का भाग दे देंगे। यानी M1 यानी पहली बार 4 आदमी 5 दिन बटे दूसरी बार 2 दिन में पूरा कर रहे हैं, यानी 2 का भाग देंगे तो दूसरी बार कितने आदमी लगेंगे। 2 से 4 2 बार कैंसिल हुआ, 2 × 5 किया तो कितने दिन लगेंगे 10। कितने आदमी लगेंगे 2 दिन के अंदर, तो 10 लोगों की जरूरत रहेगी। यानी इस कार्य को 10 लोग मिलकर पूरा कर देंगे 2 दिन के अंदर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 का पूरक कोण ज्ञात कीजिए। अब देखो यहां से आपको एक बात सीखनी है, एक होता है पूरक कोण और एक होता है संपूरक कोण। पूरक कोण और संपूरक कोण, पूरक कोणों का जो योग होता है वो हमेशा 90 डिग्री होता है, संपूरक कोणों का जो योग होता है वो हमेशा 180 डिग्री होता है। तो 36 का पूरक कोण कितना होगा, यानी माना यानी 90 एक 36 है और दोनों 90 ही होते हैं, तो मानो जो पूरक है वो x + 36 बराबर 90, यानी दोनों का योग 90 डिग्री होना चाहिए। x का मान 90 - 36, जब 90 में से 36 जाएंगे तो शेष कितने बचेंगे, 90 में से जब 36 जाएंगे तो शेष 54 बचेंगे। यानी 36 का जो पूरक कोण होगा वो 54 डिग्री का कोण होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 12 का वर्ग क्या है। बहुत सरल क्वेश्चन है, 1 से 20 तक आपको वर्ग याद करने हैं ही अमूमन, और याद हो जाने चाहिए। यदि याद नहीं हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन निकाल सकते हैं। वर्ग उसी संख्या को उसी संख्या से गुणा करना ही वर्ग है। बड़ा शानदार और सरल क्वेश्चन है। तो 12 का वर्ग कितना होता है, 144। 12 का वर्ग कितना होता है, 144। यदि 196 पूछे तो ये 14 का वर्ग है। यदि आपको 256 पूछे तो ये 16 का वर्ग है। और आप मुझे कमेंट करके बताओगे 279 किस संख्या का वर्ग है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी की वर्तमान आयु का अनुपात 3:4 है। 5 वर्ष बाद आयु का अनुपात 4:5 हो जाएगा। ए की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। आप चाहो तो इनको x मान के कर सकते हो, आप चाहो तो शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो। पहले मैं आपको बाई मेथड बताता हूं। तो देखिएगा ए यानी अपन मान सकते हैं ए की अपन मान सकते हैं वर्तमान आयु 3x है, और अपन मान सकते हैं बी की वर्तमान आयु 4x है। तो देखिए 3x और अनुपात को बट्टों के रूप में लिखा जा सकता है। 5 वर्ष बाद यानी +5, 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात 4:5 हो जाता है। अब आपको वज्र गुणा करना है, 3 × 5 यानी 5x, 5 × 5 25 बराबर 4 × 4 16x, 4 × 5 20। अब x को एक तरफ, बिना x को एक तरफ, 15x में से 16x जाएगा तो माइनस का x, और 20 में से 25 जाएगा माइनस का 5। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x का मान 5 आया। तो a की जो आयु है वो 3x है। 3x का अर्थ है 3 × 5 यानी a की वर्तमान आयु 15 वर्ष है, b की 4x है, तो 4 × 5 यानी 20 वर्ष है। ये मैंने आपको बाई मेथड करवाया। यदि आप चाहते हो कि इसको शॉर्ट ट्रिक से करवाए तो आपको क्या करना है, ये मैंने लिखा 3:4 और नीचे लिख दिया 4:5। इसका आप वज्र गुणा कीजिए और जो नीचे संख्या होती है वहीं उसका मान आएगा। तो वज्र गुणा जब आपने किया तो आप देखोगे कि ये हो गया 15 और ये हो गया 16। अब अपन को एक फॉर्मूला याद रखना है। क्या फॉर्मूला रखना है, वज्र गुणों का अंतर बटा नीचे वाले अनुपातों का अंतर, वज्र गुणों का अंतर बट्टे नीचे वाले अनुपातों का अंतर इनटू जो क्वेश्चन के अंदर समय दे रखा होगा उसको मल्टीप्लाई करना है। तो वज्र गुणों का अंतर 16 में से 15 1 बट्टा नीचे वाले अनुपात 4:5 का भी अंतर 1 इनटू समय यानी कितने वर्ष बाद, तो 5 वर्ष बाद। इसको आप सॉल्व करोगे तो 5 आएगा। अब जो एक इकाई का मान आएगा, ये a था और ये b था। 5 × 3 करोगे a की वर्तमान आयु 15 होगी और b की 4 × 5 करोगे तो 20 होगी। ये आप
शॉर्ट ट्रिक से कर सकते हो, ये बाई मेथड कर सकते हो। तो चलिएगा, अपना क्वेश्चन है ए की वर्तमान आयु, तो 15 वर्ष, ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, आयत की लंबाई 15 मीटर और चौड़ाई 8 मीटर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिएगा। चलिएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, आयत का परिमाप। आयत के परिमाप का सूत्र यदि पूछे तो क्या होता है? आयत के परिमाप का सूत्र आपको यदि पूछे, आयत के परिमाप का सूत्र 2 लंबाई प्लस चौड़ाई, तो 2 लंबाई कितनी 15 प्लस चौड़ाई कितनी 8, तो 2 इंटू 15 और 8 23, तो कितना हो जाएगा 46 सेंटीमीटर इस आयत का परिमाप। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कार 20 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? यानी दूरी का फॉर्मूला होता है चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। तो 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो 8 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी? तो 160 किलोमीटर की दूरी तय करेगी। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ऑप्शन नंबर डी रहेगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, दो संख्याओं का अनुपात 2:3 है तथा उनका योग 60 है, तो बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। माना पहली संख्या 2x और तीसरी संख्या माना 3x है, दोनों का योग यानी 2x प्लस 3x 60 है। अब देखिए 2 प्लस 3 5x, 5x बराबर 60, x का मान निकालेंगे तो 60, 5 जो गुणा में था इधर आके भाग में आ गया, तो x का मान कितना आया 12। अब पूछ रहा है बड़ी संख्या, छोटी पूछता तो 2 इंटू 12 24 होता, बड़ी पूछा तो 12 इंटू 3 12 36। क्वेश्चन पूछ रहा है बड़ी संख्या क्या है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका एकदम राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी तथा सी एक काम को 10 दिन में करते हैं, ए अकेला उसी काम को 30 दिन में करता है, बी और सी उस काम को मिलकर कितने दिन में पूरा करेंगे? तो पहले कह रहा है कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी काम को 10 दिन में पूरा करते हैं। फिर कह रहा है कि ए अकेला उसी काम को 30 दिन में पूरा करता है। फिर कह रहा है कि बी और सी कितने दिन में पूरा करेगा। तो चलिएगा, इस टाइप बनने के बाद हमेशा दोनों का लसअप लिया जाता है, ये 30। ये जो लसअप आता है वो कुल काम होता है, कुल काम 30 है। 30 के अंदर 10 का भाग दिया तो 3 बार, और 30 का भाग दिया तो 1 बार, यानी ए की क्षमता कार्य क्षमता 1 है, जबकि तीनों की कार्य क्षमता 3 है। अब कह रहे हैं कि बी और सी मिलकर, तो मेरे को बताओ बी और सी की कार्य क्षमता कितनी होगी? पहले तो इनकी कार्य क्षमता का पता करें, बी और सी की कार्य क्षमता कितनी होगी? तीनों की कार्य क्षमता 3 है, जबकि ए की कार्य क्षमता 1 है, तो ए निकल जाएगा पीछे और बी और सी की बचेगी, तो इनकी कार्य क्षमता है 3 - 1 यानी 2। तो अब बी और सी इस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो कुल काम 30 है और रोज 2 काम करेंगे, तो कुल कितने दिन लगेंगे? तो कुल 15 दिन के अंदर बी और सी दोनों मिलकर इस कार्य को संपूर्ण कर देंगे। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, माता पिता तथा 2 बेटियों की औसत आयु 32 है और पिता की औसत आयु 44 वर्ष है, तो बेटियों की औसत आयु ज्ञात कीजिए। माता यानी मैंने मदर प्लस फादर प्लस 2 बेटियां यानी 2 डॉटर की औसत आयु कितनी है? 32। तो देखो औसत का कुल योग निकालना हो तो औसत इंटू संख्या करेंगे तो टोटल योग आएगा। तो देखिए औसत 32 है, कुल कैंडिडेट कितने हैं, कितने सदस्य है? 1 2 और 4 यानी कुल 4 सदस्य है, तो इन सब की टोटल कितनी बन जाएगी? 128 वर्ष। आगे क्या कह रहा है? माता और पिता की औसत आयु यानी मदर प्लस फादर, इनकी औसत आयु 44 है, तो जने 2 है, 44 इंटू 2 करेंगे तो कितनी आ जाएगी? 88 आ जाएगी। तो बेटियों की औसत आयु कितनी होगी? अब देखो माता पिता और बेटियों सबकी तो औसत आयु 128 है, जबकि माता और पिता की 88 है, तो दोनों बेटियों की आयु टोटल कितनी है? ये 0, यानी दोनों बेटियों की जो टोटल आयु है वो 40 वर्ष है। तो औसत आयु क्या होगी? 2 कैंडिडेट है, तो औसत आयु कितनी होगी? टोटल दोनों की 40 है, एवरेज कितना होगा? योग बटा संख्या, तो दोनों की औसत आयु होगी वो 20 वर्ष होगा। कितना होगा? 20 वर्ष। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी एकदम राइट आंसर है।
चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, रुपए 4000 की धनराशि 10% वार्षिक साधारण ब्याज, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष के लिए उधार दी जाती है, तो मिश्र धन क्या होगा। देखिए अपन को मिश्र धन ज्ञात करना है। अब बताओ मिश्र धन कब आता है। मिश्र धन मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन प्लस ब्याज। इस क्वेश्चन में अपन को दे क्या रखा है, मूलधन दे रखा है 4000, दर दे रखी है 10% वार्षिक और टाइम दे रखा है कितना, 3 वर्ष। तो अब देखो पहले अपन को मिश्र धन निकालने के लिए ब्याज चाहिए, तो ब्याज निकालना है तो आप सभी को पता है साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100। तो मूलधन कितना है, मूलधन 4000, 4000 इंटू दर इंटू समय बटे 100, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 40 इंटू 10 करोगे 400, 400 इंटू 3 करोगे तो 1200 रुपए। ब्याज कितना होगा, 1200। लेकिन अपन को ज्ञात करना है मिश्र धन, तो मूलधन यानी मूलधन प्लस ब्याज जब जोड़ेंगे तब अपने पास मिश्र धन आएगा। तो मूलधन कितना, 4000, 4000 प्लस 1200 करेंगे तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो 5200 रुपए रहेगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिएगा ए, बी तथा सी का अनुपात 2:3:5 है तथा योग 45,600 है, ए का भाग ज्ञात कीजिए। अब देखो तीनों यानी अपन देखेंगे तीनों कुल कितने हैं, तीनों का योग इतना है तो ए का भाग ज्ञात कीजिए। यानी 45,600 को वो 3 भागों में बांट रहा है, 2:3:5। अब पूछ रहा है कि ए का भाग कितना है, तो ये टोटल कितने हो गए, 10। 10 यूनिट किसके बराबर है, 10 यूनिट 45,600 के बराबर है। तो मेरे को बताओ 2 यूनिट का मान कितना होगा, 2 यूनिट का मान तो 45,600 के अंदर जब 10 का भाग देंगे तो 1 यूनिट। और इसने पूछा ए का हिस्सा है और ए का हिस्सा है कितना, ये ए, बी और सी, ए का हिस्सा 2 है इसलिए तो मैं 2 यूनिट की कह रहा हूँ। तो 2 से क्या कर देंगे मल्टीप्लाई, ये 0 से 0 क्या हो गया कैंसिल। 4560 को 2 से गुणा करोगे तो 45, 45 9 और 120 यानी 9120, 9120 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। चलिएगा मैथ का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। एक कार 3 घंटे में 66 किलोमीटर तथा 2 घंटे में 132 किलोमीटर दूरी तय करती है, औसत चाल ज्ञात कीजिए। यदि आपको दूरी तथा समय दोनों दे दिया जाए और औसत चाल का क्वेश्चन पूछा जाए तो बिल्कुल नो संकोच होकर बिल्कुल बहुत सरल क्वेश्चन रहेगा। औसत साल का फॉर्मूला क्या होगा तब, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय, कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी 66 प्लस 132 और कुल समय कितना, पहले 3 घंटे फिर 2 घंटे। 66 और 132 कितने होंगे भाई, 6 9 196। 196 के अंदर 5 का भाग लगाएंगे तो अपने सामने राइट आंसर आ जाएगा। 5 का भाग यदि 19 के अंदर आप 5 का भाग दोगे तो 3 बार जाएगा, 15 शेष बचे 4, 46, 46 के अंदर 9 बार जाएगा। कितनी बार जाएगा, 9 बार जाएगा। 1 बचा शेष, पीछे भाग टूटा 0, 2 बार यानी 39.2 किलोमीटर प्रति घंटा है जो इनकी औसत चाल रहेगी। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। चलिएगा ये थे मैथ के क्वेश्चन। अब आपके सामने रीजनिंग के क्वेश्चन करवाएंगे आदरणीय अशोक जी सर। चलिएगा सर आपका वेलकम है। थैंक यू सर। लीजिएगा पेन और धमाकेदार। कैसे हो सब लोग? आशा करता हूँ सब लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत मस्त होंगे। सबसे पहले तो आप लोग कमेंट में ये बताएं कि आपकी तैयारी कैसी चल रही है और जो आपके सामने ये क्लासेस चल रही हैं इन क्लासों के बारे में आप कमेंट में अवश्य बताएं। चलो चलते हैं बिना वक्त गंवाए, सीधा क्वेश्चन आपके सामने है। देखा जाए तो ये एक श्रृंखला का क्वेश्चन है और अल्फ़ाबेट संबंधित श्रृंखला का क्वेश्चन
चाहे संख्यावार हो, चाहे वर्ग हो, चाहे गुणज हो, या फिर अल्फाबेट संबंधित कोई भी आ सकता है। अब ये एक दूसरे के क्रम पर निर्भर करता है। आप सबसे पहले उस क्वेश्चन को समझें कि पहला क्रम दे रखा है AZ, दूसरा क्रम दे रखा है AY, तीसरा क्रम दे रखा है CX और चौथा क्रम दे रखा है DW। सीधी सी बात है, इतना दिमाग तो सब में है। पहली बात, पहली शर्त यह है कि +1 कर रखा है। दूसरी शर्त -1 कर रखा है। कैसे? अल्फाबेट को एक बार आगे से +1 किया है, एक बार पीछे से -1 किया है। अगली शर्त वापस वही, B को +1 किया है, C आ रखा है, और Y को -1 किया है, X आ रखा है। वैसे के वैसे वापस C को +1 कर रखा है, D आ रखा है, और X को -1 किया है, W आ रखा है। वैसे के वैसे यदि अपन D को +1 कर रहे हैं तो आगे की संख्या आएगी E, और इस W को -1 करेंगे ना तो आगे की संख्या आएगी V। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर C, E और V राइट होगा। जो अगला क्रम होगा वो E और V होगा। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ रखा है कि अपने से आगे बैठी हुई महिला की ओर देखते हुए अमित ने कहा, किसने? अमित ने कहा कि वो मेरी पत्नी, यहां तक रुक जाना है। अमित ने क्या कहा? मेरी पत्नी ठीक है, के पति की बहन, यानी अमित की पत्नी, फिर इस पत्नी का पति कौन होगा? अमित ही होगा, और उसकी बहन है, तो उस महिला का अमित से क्या रिश्ता है? किसने? उस महिला की ओर इशारा करते हुए अमित ने कहा था कि अमित ने कहा वो मेरे पत्नी के पति की बहन है, तो उस महिला का अमित से क्या रिश्ता है? सीधी सी बात है, वो बहन होगी। ऑप्शन नंबर D राइट। बहुत सरल क्वेश्चन है, आप सिर्फ 30 सेकेंड इन क्वेश्चनों पे लगाएंगे तो ये क्वेश्चन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है अकॉर्डिंग डिकोडिंग से है, पर सबसे पहले इन क्वेश्चन में आपको अल्फाबेट का क्रम याद होना चाहिए, जैसे कि A B C D, 1 2 3 4, वैसे के वैसे X Y Z। क्या होगा क्रम? सीधी सी बात है, Z 26 नंबर पे है, 25 नंबर पे, 24 नंबर पे। तो यहां दे रखा है BILD को YROW लिखा है। सीधी सी बात है, YROW, ठीक है। अब आप इसमें क्रम सेट कीजिए। B 2 नंबर पे आएगा, I 9 नंबर पे आएगा, L 12 नंबर पे आएगा,
डी 4 नंबर पे आएगा। आप इस पे अल्फाबेट में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, आप सीधा सा देख लें। जैसे ये आई है, आई को ऐसे मोड़ रखा है, नो एल, सीधी सी बात है, एक खड़ा डंडा है और एक आधा डंडा है। इतना 22 तक यदि गिना जाए तो नहीं जाता है, सीधी सी बात है। दो संख्या किस में आती है? 11 और 12, 12 पे आ रहा है एल, और डी ए बी सी डी 4 पे। तो इसमें इसने ये दर्शाया है कि बी आगे से 2 नंबर पे है तो वाई को पीछे से 2 नंबर पे गिना है, आई को आगे से 9 नंबर है तो आर को पीछे से 9 नंबर में गिना है, एल आगे से 12 नंबर पे है तो ओ पीछे से 12 नंबर में, डी आगे से 4 नंबर में है तो डब्लू पीछे से 4 नंबर में। वैसे के वैसे क्वेश्चन ने पूछा है एच ओ एल आई डी को क्या लिखा जाएगा? एस को क्या लिखेंगे? एस को क्या लिखेंगे भाई? सीधी सी बात है, एस को 18 आगे दे रखा, ओ 15 आगे दे रखा है, एल अभी मैंने बताया था 2 डंडे हैं 12, और आगे दे रखा है आई 9 और आगे दे रखा है डी 4। वैसे के वैसे इनमें आप उन अक्षरों को ढूंढिए कि पीछे से 18 नंबर पर, अंग्रेजी में पीछे से 18 नंबर पे कौन सा अक्षर आएगा? सीधी सी बात है, एच आएगा। पीछे से 15 नंबर पे क्या आएगा? एल आएगा। पीछे से 12 नंबर पे क्या आएगा? ओ आएगा। पीछे से 9 नंबर पे क्या आएगा? आर आएगा। और पीछे से 4 नंबर पे क्या आएगा? डब्लू आएगा। अब इन क्वेश्चन में जिस ऑप्शन में एच एल ओ आर डब्ल्यू दिख रहा है वो इसका राइट आंसर है। इसका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, वापस वही, मैं हमेशा ऐसे क्वेश्चन लेके आता हूँ ताकि इन क्वेश्चनों में आप लोग डरे नहीं। जी हाँ, एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वो घड़ी की चलने की विपरीत दिशा में, अब घड़ी किस दिशा में चलती है? 135 डिग्री घूमता है तथा पुनः घड़ी के चलने की दिशा में 180 डिग्री घूमता है, तो व्यक्ति का मुंह किस दिशा में होगा? सबसे पहले आप लोग डायग्राम बनाएं। बिल्कुल, ये उत्तर, ये दक्षिण, ये पूर्व और ये पश्चिम। अब जैसे घड़ी की सही दिशा और घड़ी की विपरीत दिशा में घूमने का क्वेश्चन आता है, आप इस डायग्राम में और उन दिशाओं को इंगित कर दीजिए कि आप डायग्राम को इस प्रकार बना दीजिए। अब इस दिशा को क्या कहेंगे? उत्तर पूर्व। इस दिशा को क्या कहेंगे? दक्षिण पूर्व। इस दिशा को क्या कहेंगे? दक्षिण पश्चिम। और इस दिशा को उत्तर पश्चिम। अब इसमें कह रखा है, आप सीधा क्वेश्चन पे जाएं कि एक व्यक्ति दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। सीधी सी बात है, दक्षिण दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है और 135 डिग्री घूमता है। यहां से यहां तक तो ये 90 डिग्री हो गया और यहां तक 135 डिग्री हो गया। अब तथा पुनः घड़ी के चलने की दिशा में, ये विपरीत दिशा में घूमा है। सीधी सी बात है, घड़ी हमेशा ऐसे चलती है। घड़ी की दिशा में यहां से
180 डिग्री घुमाएं, बिल्कुल ये 180 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री का कौन बन जाता है। अब उस व्यक्ति का मुंह किस दिशा में होगा? सीधी सी बात है, दक्षिण पश्चिम। इसका डी ऑप्शन राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यदि DAUGSTER को UADGHRET कहा जाता है, तो आगे वैसे के वैसे दे रखा है, उसका उत्तर क्या होगा? आप सीधी सी बात है, पहले लिख लीजिए, DAUGHIE और R। इसकी आगे की कंडीशन UADGHRE और T लिखा है। आप इन दोनों में पहले तुलना कीजिए। आप पहले कर्व को उठाएं, क्रॉस कर रखा है, डी की जगह डी दे रखा है, वापस उस क्रम को सीधा किया है और फिर अगले ही क्रम को वापस यू से यू लिखा है, वैसे के वैसे सीधा लिखा है, क्रमवार सीधा लिखा है और टी को वापस लिखा है, ई को सीधा लिखा है और आर को उल्टे क्रम में किया है। तो आप यदि इसको इस प्रकार लिखा जाता है तो TEACHER को कैसे लिखा जाएगा? आप सीधी सी बात, बहुत कम वक्त गवाएं, आप सीधा सा ऐसे लिख दें, ACHER। अब बिना वक्त गवाए सीधी सी बात है, पहले अक्षर को क्या किया है? घुमा दिया है। आप टी लिख दीजिए, ई को सीधा कर रखा है, सीधे क्रम में ई लिख दीजिए, वापस ए लिख दीजिए। आगे की स्थिति सीधा कर रखा है क्रम, ठीक है, वापस आगे की क्रम की स्थिति। आप अक्षरवार उठाएं, ऐसे नहीं आगे जैसे एक क्रम और कम आ रहा है, नहीं कोई बात नहीं, पर इस क्रम में सीधा ऐसे लिखा है, आप इसको भी ऐसे लिख दीजिए और वापस इस क्रम को ऐसे लिखा। अब जहां भी सेम कंडीशन में इस क्वेश्चन का सही उत्तर है AETCSRE, ये जिस ऑप्शन में दिख रहा है वो बिल्कुल राइट आंसर है। इसका 50वें का बी ऑप्शन बिल्कुल राइट। आशा करता हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी। यदि कुछ कमियां हैं क्लास में तो आप लोग हमें कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएं। साथ ही साथ मेजर कोचिंग क्लासेस की पूरी टीम आपको बेहतरीन से बेहतरीन देने की कोशिश में है। आप लोग उन सपनों को साकार करें। आप एक बार अब पढ़ाई करते करते वक्त, यदि सोते वक्त एक बार अपने माँ बाप की ओर देख लेते, उनकी ओर देखिए, घर की स्थितियों को ओर देखिए, आपको रात भर नींद नहीं आएगी। तो आप लोग, बहुत कम समय बचा है, मेहनत पर डटे रहें। और आप सबके लिए मैंने कई बार पहले भी बताया था और अभी एक बार और बता रहा हूँ, जितने भी ऑनलाइन स्टूडेंट हैं, आप सिर्फ मैथ और जीके पे फोकस कीजिए। साइंस के लिए जो खेताराम जी जानी सर के जो नोट्स हैं, मात्र 60 से 65 पेजों के, उनमें से एक क्वेश्चन भी बाहर नहीं जाने वाला है। आप लोग उस नोट्स को बिल्कुल रट लीजिए, बिल्कुल उन नोट्सों का रिवीजन कर लीजिए। जब पेपर देके वापस आप हमारे सामने पहुंचोगे, हम एक एक क्वेश्चन उन नोट्स में से गोला निकाल कर आपको बता सकते हैं। आप लोग उन नोट्सों को बारीकी से पढ़िए, पर
इन क्लास के साथ, इन सूचना के साथ मैं आज इस क्लास के अंतिम में आप सब लोगों से एक अपील करता हूँ। आप लोग इस मेजर कोचिंग क्लासेस को अपना यदि परिवार मानते हो तो आप सबका एक बार फ़र्ज़ बनता है, आपके पास व्हाट्सएप ग्रुप जितने भी बने हुए हैं, जितने भी बच्चे इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं, उन सभी ग्रुपों में आप लोग एक बार इस वीडियो को, इस क्लास को अवश्य शेयर कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत। आपका अपना अशोक दत्तवाल, डायरेक्टर मेजर कोचिंग क्लासेज, मेजर डिफेंस एकेडमी, बाड़मेर। वंदे मातरम।